अभ्यास 2B गुणनखंड विषय वर्गमूल ज्ञात करना है। पहला प्रश्न है 7744। तो ये प्रश्न हल करने से पहले हमें कुछ बेसिक जानकारी होनी चाहिए। कौन सी बेसिक जानकारी हमको होनी चाहिए? पहली बात तो हमको गुणनखंड करना आता हो। दूसरी बात, गुणनखंड जो किए जाते हैं वो अभाज्य गुणनखंड होते हैं। तो इसका मतलब है हमें भाज्य और अभाज्य संख्याओं की जानकारी होनी चाहिए। और तीसरी बात यह है जो सबसे महत्वपूर्ण है कि संख्या को देख करके हमें तुरंत पता लग जाए कि यह संख्या बटेगी किससे, यह भी मालूम होना चाहिए। तो इसके लिए हमें संख्याओं के जो विभाज्यता के नियम होते हैं वो आना भी बहुत जरूरी है। विभाज्यता के नियम वैसे ये तीनों चीजें पिछली कक्षाओं में आप लोगों ने पढ़ी होगी, लेकिन किसी कारणवश यदि किसी विद्यार्थी का कुछ छूट गया है तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस वीडियो के माध्यम से वो भी उसे आ जाए। तो हम सबसे पहले जान लेते हैं अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं। अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं जिनके अपवर्तक एक और वह संख्या स्वयं ही होती है, अर्थात केवल दो अपवर्तक ही होते हैं अभाज्य संख्याएं कही जाती हैं। ये बात विशेष तौर से ध्यान रखिएगा, केवल दो ही अपवर्तक होने चाहिए। अगर दो अपवर्तक नहीं है तो वो संख्या फिर ना तो भाज्य होगी और ना अभाज्य होगी, क्योंकि भाज्य संख्याओं के दो से ज्यादा अपवर्तक होते हैं और अभाज्य संख्याओं के केवल दो अपवर्तक ही होते हैं। ये बात ध्यान रखना है। अब अपवर्तक क्या होता है? तो कोई संख्या जिन जिन संख्याओं से पूरी पूरी बट जाए वह संख्याएं उस संख्या का अपवर्तक कही जाती हैं। अब सीखते हैं भाज्य और अभाज्य। तो सबसे पहले संख्या एक। संख्या एक, तो एक के अपवर्तक क्या होता है? कोई संख्या जिन जिन संख्याओं से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है वह संख्याएं उस संख्या का अपवर्तक कहलाती हैं। तो ये किससे किससे बटेगा? वही अपवर्तक है। तो एक तो केवल एक से बटेगा, एक बटेगा केवल एक से, तो ये एक हो गया अपवर्तक। संख्या एक का एक ही अपवर्तक है। अपवर्तकों की संख्या कितनी है? एक, क्योंकि एक के अलावा और तो किसी से बटेगा नहीं। जो जिससे जिससे बटेगा एक वही अपवर्तक है। तो फिर इसका केवल एक ही अपवर्तक है, इसलिए ये ना तो भाज्य होगा और ना अभाज्य। क्यों नहीं होगा? क्योंकि भाज्य जो संख्याएं होती हैं उनके अपवर्तक दो से ज्यादा होते हैं और जो अभाज्य संख्याएं होती हैं उनके दो अपवर्तक होते हैं। तो इसके दो अपवर्तक कहाँ हैं? तो ये अच्छे से समझ लीजिए कि एक ना तो भाज्य है और ना अभाज्य, क्योंकि ये एक जो है बहुत गड़बड़ करता है। सतर्क रहिएगा इससे। फिर इसके बाद है दो। संख्या दो के अपवर्तक, तो संख्या की जिससे जिससे बटेगी दो वो अपवर्तक है। तो एक से बढ़ जाएगी और स्वयं दो से बढ़ जाएगी, और क्या किसी से बटेगी? नहीं बटेगी। तो अपवर्तकों की संख्या हो गई दो। कौन कौन दो अपवर्तक? एक तो एक और दूसरा वो खुद स्वयं, और यही परिभाषा होती है अभाज्य संख्याओं की। ऐसी संख्याएं जिनके अपवर्तक एक हो और वह स्वयं यानी खुद वही संख्या होती है, तो वह संख्या होती है अभाज्य। इसका मतलब दो क्या है? दो अभाज्य संख्या है। दो कैसी है? अभाज्य संख्या। और भी ध्यान रखिए कि ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, क्योंकि एक ना तो भाज्य है और ना अभाज्य, तो दो क्या हुई? सबसे छोटी अभाज्य संख्या हुई। इसके बाद है तीन। अब तीन देखें, एक से बटेगा, तीन से बटेगा, और किसी से बटेगा और किसी से नहीं बटेगा। अपवर्तकों की संख्या कितनी हो गई? दो हो गई। और कौन कौन से अपवर्तक हैं? एक तो एक, दूसरा वो खुद स्वयं, इसलिए ये भी संख्या हो गई कौन सी? अभाज्य। इसके बाद है चार। तो एक से बटेगा, दो से और खुद चार से,
तो इसके तो अपवर्तकों की संख्या 2 से ज़्यादा हो गई, 3 हो गई, इसलिए ये संख्या अभाज्य नहीं है, ये संख्या क्या है, भाज्य है। और ये सबसे पहली भाज्य संख्या मिली है, यानी सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है, 4 है। ये भी पॉइंट ध्यान रखिएगा, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, 4 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, 2 है। और सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है, 4 है। ये भी ध्यान रखिएगा। फिर है 5, तो 5 के अपवर्तक 1 और 5 स्वयं, अपवर्तकों की संख्या 2, और वो भी कैसे हैं, एक तो 1 है, दूसरा खुद है स्वयं, तो अपवर्तकों की संख्या 2 है। परिभाषा पूरी हो रही है, इसका मतलब ये संख्या है अभाज्य। ये संख्या कैसी है, अभाज्य। तो इस प्रकार हम भाज्य और अभाज्य पता कर लेंगे, तब गुणनखंड करेंगे। अब हम सीखते हैं विभाज्यता के नियम। तो सबसे पहले 2 की विभाज्यता का क्या नियम होता है। यदि कोई संख्या हो, उसके इकाई के स्थान पर 0 या 2 या 4 या 6 या 8 आयत आ जाता है, तो संख्या 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है। विभाजित होने का मतलब है पूर्ण रूप से विभाजित होना। कितनी भी बड़ी संख्या हो, केवल हम इकाई के अंक को पता देख करके हम पता कर लेंगे कि संख्या 2 से बटेगी कि नहीं बटेगी। जैसे लिखा है 7744, जो हमारा पहला प्रश्न था, तो इसमें हम सबसे पहले तो यही पता करेंगे कि संख्या ये बटेगी किससे, बटेगी किससे, इकाई पर कितना है, 4 है, तो ये संख्या जरूर 2 से बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार हम संख्या को देख करके पता कर लेंगे। अगली संख्या है 3503। क्या ये संख्या 2 से बटेगी, तो ये संख्या 2 से नहीं बटेगी, क्योंकि इसके इकाई पर ना तो 0 है, ना 2 है, ना 4 है, ना 6 है, ना 8 है। तो इस प्रकार 2 से विभाज्यता की जांच हम कर लेंगे। अब 3 से विभाज्यता का नियम। यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से बढ़ जाता है, तो वो संख्या भी 3 से बढ़ जाती है। संख्या कितनी भी बड़ी हो, केवल हम अंकों का योग कर लें। जैसे पहली संख्या है, तो इसमें अंक हैं 3 + 4 + 5, ये अंक है, इनको हम जोड़ लेते हैं। 4 3 7, 5 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और 12 3 से पूरा पूरा बढ़ता, इसलिए संख्या भी 3 से बढ़ जाएगी। इसी प्रकार अगली संख्या है, इसमें अंक है 4 3 2 9, तो जोड़ लेते हैं अंकों को। 4 + 3 7 + 2 9, और +9 कितना हो जाएगा, 18। और 18 3 से पूरा पूरा बढ़ता, इसलिए संख्या भी 3 से बटेगी। चाहे हम बांट करके देख भी सकते हैं, पूरी पूरी संख्या 3 से बढ़ जाएगी। अब है 9 से विभाज्यता का नियम। 3 के बाद सीधे 9 पे इसलिए आ गए हैं कि 3 और 9 की विभाज्यता का नियम लगभग एक ही जैसा है। 9 की विभाज्यता का नियम यह है कि यदि संख्या के अंकों का योगफल 9 से बढ़ जाता है, तो संख्या भी 9 से बढ़ती है। जैसे यहाँ पर पहला अंक 2 और फिर है 7 और है 9, यदि हम जोड़ते हैं तो होता है 7 2 9 9 18, और 18 9 से पूरा पूरा बढ़ता है, इसलिए संख्या भी 9 से बटेगी। इसी प्रकार अगली संख्या हम चेक कर सकते हैं, इसके अंकों का योग 3 5 8 1 9, तो ये संख्या भी 9 से पूरी पूरी बढ़ जाएगी। अब 4 से विभाज्यता का नियम। यदि किसी संख्या के इकाई दहाई के अंकों से बनी संख्या 4 से बट जाए, या इकाई दहाई दोनों जगह 0 हो, तो संख्या 4 से पूरी पूरी बटेगी। जैसे पहली संख्या है 2400, इसमें इकाई दहाई पर 0 0 है, इसलिए यह संख्या 4 से बट जाएगी। और फिर अगली संख्या है, इसमें इकाई दहाई के अंक हम देखते हैं, बड़ी संख्या है, तो इकाई दहाई का हम अंक देख लेते हैं। इकाई दहाई के अंक से संख्या हमारी बन रही है 28, और चूंकि 28 4 से पूरी पूरी बट जाएगी, 4 का भाग जाएगा 7 बार, पूरी पूरी बट जाएगी, इसका मतलब ये हुआ ये पूरी संख्या 4 से बटेगी। अब है 8 की विभाज्यता का नियम, और ये 4 से मिलता जुलता है। यदि किसी संख्या के इकाई दहाई सैकड़ा, 4 में इकाई दहाई था और इसमें इकाई दहाई सैकड़ा है, इकाई दहाई सैकड़ा के अंकों से बनी संख्या 8 से बट जाए, या इकाई दहाई सैकड़ा तीनों स्थानों पर 0 हो, तो वो संख्याएं 8 से बटेंगी। जैसे पहली संख्या है,
इकाई, दहाई, सैकड़ा तीनों स्थानों पर शून्य है, तो इसका मतलब ये संख्या 8 से बटेगी। और फिर अगली संख्या है, इसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा जो 3 अंक हैं उनसे बनी संख्या है 512। अब इसको देखें क्या ये 8 से बढ़ती है, तो 8 का लगेगा 6 बार 48 और बचेगा 3, 2 मिलाएंगे जब तो हो जाएगा 32, फिर 8 का लगेगा 4 बार पहाड़ा 32 आ जाएगा। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा से जो संख्या बन रही है वो 8 से पूरी पूरी बट रही है, इसका मतलब पूरी संख्या ये 8 से बट जाएगी। 5 की विभाज्यता का नियम, यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 0 हो या 5 हो तो संख्या 5 से पूरी पूरी बट जाएगी। जैसे लिखा है 25, तो 25 में 25 को जानते ही हैं, 5 पंचे 25 पूरी पूरी बटेगी और इसके इकाई के स्थान पर कितना है, 5 है। और अगर बड़ी संख्या लिखी है, कोई भी संख्या हो, इकाई इतनी बड़ी संख्या लिखी है और इकाई पर कितना है, केवल इकाई हम देख लें, इकाई पर 0 है, तो इसका मतलब यह संख्या पूरी संख्या 5 से बढ़ जाएगी। और यही संख्या अगर कुछ इस प्रकार होती, इकाई के स्थान पर 1 होता, संख्या 5 से नहीं बढ़ती। यानी 0 और 5 यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर है तो वो संख्या पूरी पूरी 5 से बट जाएगी। अन्य कोई अंक है तो 5 से पूरा पूरा नहीं बटेगा। 6 की विभाज्यता का नियम, यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से बढ़ती है तो संख्या 6 से भी बटेगी। अब 6 से विभाज्यता का नियम, तो इसमें नियम लगाते हैं 216। तो यदि संख्या 2 से बटे और 3 से बटे, मतलब दोनों से बटे, तब 6 से भी बढ़ जाएगी। तो इकाई पर 6 है, यहाँ भी इकाई पर कितना है, 4 है, दूसरी संख्या में इकाई में 4 है, तो ये भी संख्या 2 से बटेगी। अब ये भी हमें देखना क्या 3 से बढ़ती है, तो 3 में अंकों का योगफल देख लेते हैं, 2, 1 और 6, 2, 1, 3 और 6, 9 अंकों का योगफल 3 से बटेगा। इसका मतलब ये संख्या 3 से भी बटेगी, 2 से भी बटेगी, 3 से भी बटेगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये 6 से भी बढ़ जाएगी। अब दूसरी संख्या में देखें, ये 2 से बढ़ जाएगी, इकाई पर 4 है, क्योंकि इकाई पर 0 या 2 या 4 या 6 या 8 होता तो 2 से बढ़ती है। अब हम देखें 3 से, तो अंकों का योगफल देख लें, 1 + 2 + 8 + 4 यही अंक है। 1 और 2 3, 3 और 8 11, 11 4 हो गया 15, और 15 3 से बढ़ता है, इसलिए संख्या भी 3 से बटेगी। तो 2 से भी बटेगी, 3 से भी बटेगी, इसका मतलब 6 से भी बटेगी। अब है 7 से विभाज्यता का नियम। तो 7 से विभाज्यता का नियम लगाने में ज़्यादा देर लगती है, उससे पहले हम संख्या को भाग करके देख करके पता कर लेंगे। और वैसे भी 7 और 11 और 13 इन संख्याओं से विभाज्यता का नियम हम अगले अभ्यास में कक्षा 8 में ही पढ़ेंगे। अब हम आते हैं पहले प्रश्न पर, जिसमें हमें वर्गमूल ज्ञात करना था। प्रश्न है हमारा 7744। पहले तो इसको हम वर्गमूल के चिन्ह को लगाते हुए लिख लेंगे अपना प्रश्न, और अब हम कैसे हल करेंगे, जो चरण हमने बताए हैं हल करने के। पहला चरण हमारा क्या है, दी गई संख्या के अभाज्य गुणनखंड करना। तो अभाज्य गुणनखंड करने के लिए हमें पता होनी चाहिए कौन सी संख्या भाज्य है और कौन सी अभाज्य है। तो सबसे पहले एक न तो भाज्य है और न अभाज्य है, एक न भाज्य है न अभाज्य, तो अब 2, तो 2 तो हमारा अभाज्य है। तो फिर देखेंगे क्या ये 2 से बटेगी। तो विभाज्यता के नियम तो हम सीख चुके हैं, संख्या के इकाई के स्थान पर 4 है, इसका मतलब 2 से बटेगा। ये संख्या 2 से बढ़ जाएगी, तो बांट देते हैं, 2 3 6, और फिर इसमें से एक बचेगा, और उसके साथ में जब हम 7 को मिलाएंगे तो हो गया 17, 2 8 16, फिर एक बचेगा, 4 मिलाएंगे तो हो जाएगा 14, 2 7 14, और फिर 2 दूना 4। गुणनखंड कुछ नहीं है,
ये भाग की प्रक्रिया ही है और इसमें सिर्फ उत्तर ही उत्तर लिखा जाता है। और इस उत्तर को भाग करते 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 यहाँ पर हम 1 लेके अंत में आते हैं, तब ये माना जाता है कि गुणनखंड हो गया। फिर इसके बाद इकाई पर फिर 2 है, इसका मतलब फिर 2 से बटेगी। 2 एक कम 2, 2 नवा 18, 2 तिया 6, 2 छंग 12, फिर 2 नवा 18, 1 बचेगा। 3 के साथ में जब मिलाएंगे हम, मिलाने का मतलब यह नहीं, मिलाने से तो 1 और 3 को मिलाएंगे तो 4 हो जाएगा। मिलाने का मतलब यह है कि जब हम भाग करते हैं और 1 लिखा हो, ऊपर से 3 उतार करके लाते हैं तो फिर कितना होता है? 4 नहीं होता है, 13 हो जाता है। हम ये उतार मिलाने की बात कर रहे हैं। इतना तो समझते ही होंगे, कक्षा 8 में आ गए हैं। तो 2 नवा 18, 1 बचेगा और फिर 3 मिलाएंगे तो 13, तो 2 छंग 12, 6 बार लगेगा, फिर 1 बचेगा तो 6 के साथ में हो जाएगा 16, 2 अट्ठे 16, फिर 8 आया है, फिर ये 2 से बटेगा। जब तक 2 से बटेगा हम बांटते जाएंगे। 2 चौके 8, 1 बचा, 6 के साथ मिलाते हैं तो 16, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, फिर 4 है, फिर 2 से बटेगा, 2 दूना 4, 2 चौके 8, 2 दूना 4, फिर 2 एक कम 2, 2 दूना 4, 2 एक कम 2। अब ये इकाई पर 1 है, इसका मतलब संख्या ये 2 से नहीं बटने वाली। तो फिर हम चेक करें अगली अभाज्य संख्या कौन है, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड ही हमको करने हैं। तो अगली अभाज्य संख्या है हमारी 3। तो 3 से चेक करके देखें, अंकों का योगफल 2, 3, 1 और 2, 3 और 1, 4। अंकों का योगफल तो 4 है और 4 3 से बढ़ता नहीं, इसका मतलब संख्या भी 3 से नहीं बटेगी। इस प्रकार अगली अभाज्य संख्या 5 है और 5 से वो संख्याएं बढ़ती हैं जिसके इकाई पर 0 हो या 5 हो, तो ये भी नहीं 5 से भी नहीं बटेगी। फिर है 7, तो 7 से बांट करके देख लें तो 7 एक कम 7, 5 बचा, 1 के साथ मिलाते हैं तो 1 मिलाएंगे तो 51 हो जाएगा, 7 से नहीं बटेगा। तो फिर इसके बाद 11 से चेक करके देखें तो हमें 11 के वर्ग पता हैं कि 11 गुणा 11 कितना होता है? 121। तो इसका मतलब 11 से बटेगी। 11 का भाग 12 में लगाएंगे, 1 बार 1 बचेगा और 1 के साथ जब 1 मिलाएंगे तो फिर 11 हो जाएगा और हो जाएगा 11 एक कम 11 और फिर यहाँ पर 11 एक कम 11। इस प्रकार हमने पहला चरण जो सबसे कठिन चरण था वो पूरा कर लिया है, दी गई संख्या के अभाज्य गुणनखंड कर लिए हैं। अब हम क्या करेंगे? गुणनखंड के दो के जोड़े बनाएंगे। जोड़ा वैसे भी 2 का ही होता है, पर 2 का लिखा है तो और अच्छी बात है। अब हम बना लेते हैं 2 के जोड़े। ग्यारह छूट गया था जो हमने लिख लिया है। अब 2 चरण हो गए, गुणनखंड के 2 के जोड़े बन गए। तीसरा चरण है प्रत्येक जोड़े से 1 अंक निकाल लेंगे। इस जोड़े से 1 अंक निकालते हैं 2 और फिर 2 निकाल लिया, इस जोड़े से भी 2 निकाल लिया और इस जोड़े से हमने निकाल लिया एक बार 11। और फिर इसके बाद निकाले गए अंकों का आपस में गुणा करें। तो अब गुणा कर लेते हैं। 2 दूना 4, 4 दूना 8 का गुणा 11 से तो हो जाएगा 88। जो गुणनफल आया है वही हमारा वर्गमूल है, यही वर्गमूल है और इसका उत्तर हम लिखेंगे प्लस माइनस में। अब समस्या है प्लस माइनस में क्यों लिखते हैं? वो इसलिए लिखते हैं कि प्लस माइनस का चिन्ह ये बता रहा है कि जैसे यहाँ पर लिखा है 7744 और इसका वर्गमूल आया है 88। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 7744 जो है 88 का वर्ग है। जो जिसका वर्ग है वही उसका वर्गमूल है। 7744 88 का वर्ग है। 88 को 88 से गुणा करने पर ये प्राप्त होगा हमको। तो इसका मतलब ये है कि इसका वर्गमूल 88 है। अब ये प्लस माइनस का चिन्ह बता रहा है कि प्लस 88 होगा, उसका वर्ग करोगे तब भी उतना आएगा 7744, मतलब ये प्लस 88 का भी वर्ग है। और इसके कहने का मतलब यह है कि माइनस 88 का वर्ग भी यही आएगा 7744, क्योंकि जब माइनस 88 का गुणा माइनस 88 से करोगे 2 बार तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस।
तो इसलिए प्लस माइनस में लिखते हैं और प्लस माइनस का चिन्ह यही हमको बताता है। इस प्रकार इस एक प्रश्न के माध्यम से हमने गुणनखंड विषय वर्गमूल ज्ञात करना सीख लिया है और अब अगले वीडियो में हम और प्रश्न सीखेंगे तो हमारी समझ और भी पक्की हो जाएगी। पहला हमारा चरण क्या था, दी गई संख्या के अभाज्य गुणनखंड करना, गुणनखंड किए, फिर दो दो के जोड़े बनाए गए, फिर प्रत्येक जोड़े से एक एक अंक ले लिया गया और निकाले गए अंकों का आपस में गुणा कर लिया गया, जो गुणनफल आया वही हमारा वर्गमूल है। और वर्गमूल कितना है, वर्गमूल है 88।